गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्पेशली फोकस करेंगे हम अपर सेगमेंट पे। कौन सा अपर सेगमेंट? डिफरेंस मेथड, राइट। और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इस तरीके के जो होते हैं जहां पे थोड़ा दो कंबाइंड आता है ना। एजीपी जिसको आप शॉर्ट में कहते थे, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। देखो, सारे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। पहले एक प्रॉब्लम देते हैं सच दैट की आइडिया आपको भी लगे कि ये कॉन्सेप्ट पहले से आता है या नहीं आता है, राइट। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 प्लस डॉट डॉट, राइट, अप टू n टर्म्स का वैल्यू निकालना है। एंड ऑप्शंस आर n स्क्वायर प्लस n क्यूब अपॉन 2, n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 अपॉन 2, c इज n क्यूब प्लस n की पावर 4 अपॉन 2 एंड d इज नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा राइट है? सो एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड वाले पे आप जाओगे तो सारे ऑप्शन सेम ही दिखेंगे, n इक्वल टू 1 पे, है ना। तो अगर ऐसा कभी होता है तो n इक्वल टू 2 रख के देखो, है ना। बेस्ट मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का? अगर कभी n से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मान के चलो n का वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से रखने से आ जाएगा। हो सकता है कि n इक्वल टू 1 पे ना सेटिस्फाइड हो, बहुत सारे ऑप्शंस वैलिड हो। 2 पे जाओगे तो और फिल्टर होगा, 2 पे अगर दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो फिर 3 पे जाना पड़ेगा। तो नो डाउट थोड़ा तो टाइम लगता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का लॉजिक ही यही होता है कि आप ट्राई करते रहो तब तक कि आपका आंसर ना आ जाए, और नो डाउट उससे कम ही टाइम लगेगा जितना कि हम प्रॉपर मेथड से जाएंगे। क्लियर? तो फोकस करते हैं प्रॉपर मेथड पे। पहले प्रॉपर मेथड ये कहता है कि आप 1 5, देखो इसके बीच का गैप देखो क्या है। गैप 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35। गैप कैसा आ रहा है? यहां गैप है आपका कितने का? 4 का। यहां पे 7 का, राइट। यहां पे 10 का, यहां पे 13 का। तो गैप का जो डिफरेंस है वो एपी में है। मतलब एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दें, 1 5 12 22 डॉट डॉट, माइनस कर दो दोनों को, और एंड में कहीं यहां टीएन रहा होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा टीएन इक्वल टू, इनफैक्ट दोनों को जब माइनस करोगे तो 1 प्लस यहां से आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस हाउ मेनी टर्म्स? n माइनस 1 टर्म्स। ये एक कॉमन मिस्टेक है, आप यहां n माइनस 1 लिखना भूल जाते हो। 1 इसमें अगर इन्वॉल्व हो गया तो n टर्म्स हो जाएंगे, 1 अगर बाहर रहा तो केवल n माइनस 1 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। तो कई बार वो 1 को मिला करके भी सीक्वेंस बन जाता है, कई बार उसके बिना ही बनता है, तो डिपेंडिंग ऑन द गिवन टर्म्स। यहां पे हालांकि 3 3 के गैप से अगर आप जाओगे तो सारा सीक्वेंस एज इट इज वैलिड हो जाएगा, 1 से 4 4 से, तो n टर्म्स का सम निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा tn इक्वल टू दैट इज 1 प्लस n माइनस 1, तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब अगर इसका Sn निकालना है तो Sn का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1 बाई 2, सब में बाहर रखो, 3n स्क्वायर। 3n स्क्वायर का मतलब होगा 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस n प्लस 1 बाई 2। कॉमन ले लो तो 1 बाई 2 कॉमन आ गया, और 1 बाई 2 ऐसे ही रह जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ गया दैट इज n प्लस 1, तो n स्क्वायर, तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर। डन, आंसर आ गया। तो कौन सा राइट आंसर रहा? n क्यूब प्लस n स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये हमारा एक लॉजिक रहता है जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो बार आ जाए, है ना। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक हो तो r का मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे शिफ्ट कर देना होता है, ये आपका सिर्फ लॉजिक था, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, डिफरेंस मेथड। व्हाट इज डिफरेंस मेथड?
बुक वाइज इसका नाम चेंज होता रहता है, कुछ बुकें वीएन मेथड कहते हैं, कुछ बुकें इसको टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं, तो सारे नाम सेम है, टेलीस्कोपिक मेथड, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द बुक। टॉम एम अपोस्टल जो फॉरेन राइटर्स हैं वो टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं, है ना। बर्नार्ड चाइल्ड यूएन मेथड कहते हैं। तो मेथड का नाम बदलता रहता है। लॉजिक आप देखोगे और आप रियलाइज करोगे कि है क्या। जैसे मान लो आपको सम निकालना है 1 राइट 2 3 2 3 4 डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। तो एक लॉजिक जो आपके पास है, एक लॉजिक जो आपके पास है कि आप क्या करते थे, इसका टीआर लिखते थे, r+1 r+2, और फिर आप इस पे r³ का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। दैट इज द फर्स्ट मेथड। अभी मैं चेंज करने जा रहा हूं, आप खुद अभी रियलाइज भी करोगे कि क्यों कर रहा हूं। अब मैं टीआर को ऐसे लिखूंगा, r+1 r+2। r+2 के बाद कौन सा टर्म आता है, r+3, और r के पहले कौन सा टर्म आएगा, r-1। r+2 के बाद टर्म और r+1 से पहले टर्म, ये लॉजिक है आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 1/4 मुझे यहां और लगा देना चाहिए, तो 1/4 टाइम्स r, क्यों, क्योंकि r कैंसिल आउट हो गया, तो 3 -(-1) +4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो वो इक्वल नहीं दिखेगा। तो r+1 r+2 r+3 माइनस r-1 r+1 r+2, राइट। अब 1 2 3 4 रखना शुरू करो, तो यहां से आ जाता एक तरीके से 1/4। सबसे पहले देखोगे तो 1 रखिए, क्यों ना मैं आपको T1 T2 लिख के दिखाई दूं ताकि समझने में आसान रहेगा। ये रहा T1, 1/4 1 2 3 4 -0। T2 1/4 2 3 4 5, ये आया 1 2 3 4। इस तरीके से देखें तो ये पैटर्न मिला, तो एंड में ये वाला टर्म बच जाएगा जो Tn में आप लिखोगे। और Tn में क्या लिखते हैं आप, ये लिखते हैं आप n, n+1 n+2 n+3 माइनस दिस। तो सम कितना आ गया, इनफैक्ट 1/4 n n+1 n+2 n+3, आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहां से हालांकि पैटर्न भी निकाल सकते हो आप, बहुत सारे अगर नंबर्स हो तब भी ये पैटर्न वर्क करेगा। क्या मीनिंग था मेरा। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ऐसे निकालना है 1 2 3 4 5 6 भी लिख लेता हूं, 6 भी लिख लेता हूं, राइट। आप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लेना, अभी मैं 6 तक का लेके चल रहा हूं। 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से एन टर्म्स निकालना है। मेरा डायरेक्ट आंसर होता बेटा, डायरेक्ट आंसर होता कि इसका आंसर लिखो, अगर 6 तक जा रहा है, राइट 6 तक जा रहा है, तो जैसे पिछले वाले में आपके पास कितने टर्म्स थे, जैसे 1 2 3 टर्म्स थे, तो 1 2 3 के रिस्पेक्ट में आपके पास अगर देखोगे तो 1/4 आया। तो अगर 6 तक जाओगे, 6 तक जाओगे तो उससे एक ज्यादा नंबर आएगा। क्या इसका लॉजिक है, देखो एक बार और सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर इसको जनरलाइज कर दूंगा, फिर इसको जनरलाइज कर दूंगा। इसका टीआर लिखो, इसका टीआर लिखो। एसएन क्या था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो टीआर आ जाता r+1 r+2 r+3 r+4 r+5, ये आता, ये 6 टर्म्स हो गए। तो आप नेक्स्ट टर्म लेते r+6 माइनस r-1, तो 1/7 आ जाएगा। तो अगर 6 टर्म्स है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/7 इंटू n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6, ये आंसर होगा। ये है ट्रिक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया आपने, डॉट डॉट 2 3 4 5 ऐसे एंड में 10 एंड सो ऑन। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, 9 तक जा रहा है ना, तो 1/10 आ जाएगा, n n+1 n+2 n+3
n+4 n+5 n+6 n+9, ये सीधे आंसर। अब इससे आसान क्या करोगे, इससे आसान क्या चाहिए? तो डायरेक्ट आंसर लिखने की आदत। जितने नंबर्स हैं उससे एक ज्यादा, अगर 6 तक जा रहा था तो 1/7, 9 तक जा रहा है तो 1/10, है ना, 7 तक जा रहा है तो 1/8, एंड n प्लस, अगर 9 तक जा रहा है तो n+9, 6 तक जा रहा है तो n+6 एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट आंसर। क्लियर? लॉजिक बिल्कुल बिठा लो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट लॉजिक पे चलता हूं। जब 1 में नंबर्स हो, है ना, 1 में नंबर्स हो, मान लो आपको निकालना है 1/1, 2, 3, 4, 5 प्लस 1/2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अगर n टर्म्स जा रहा है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है ये, n टर्म्स तक जा रहा है। प्रीवियस वन में जैसा किया वैसा ही लॉजिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉजिक बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है अगर एक बार भी, फिर तो आपको क्लिक नहीं करना है, कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से देखो ट्रिक क्या है ना, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि आप इसका पहले टीआर लिखो, ये है शॉर्टकट, इसका टीआर लिखो। अभी पहला प्रॉब्लम है तो इसलिए एक एक टर्म लिख के दिखाऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, और वो आप याद रखना, वही चीज काम आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो ये होगा r+1, r+2, r+3, r+4, 4 तक जाएगा जैसा पहले जा रहा था ऊपर। अब इस वाले में आपका लॉजिक होता है, इसलिए इसको डिफरेंस मेथड कहते हैं, माइनस साइन अपीयर करा के दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। तो एक बार आप क्या करो, फर्स्ट टर्म को हटा दो और एक बार लास्ट टर्म को हटा दो। तो ये दो लॉजिक रहता है। जब आप लास्ट टर्म को हटाओगे, जैसे r+4 की बात करें तो क्या बचेगा, 1/, इस टर्म को हटा दो तो बचा क्या, r+1, r+2, r+3, राइट, माइनस, अब फर्स्ट टर्म को हटा दो, इसको हटा दो, एक बार लास्ट टर्म को हटाया r+4 को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार लास्ट टर्म को हटाओ r+4 को, फिर फर्स्ट टर्म को हटाओ, फर्स्ट टर्म को हटाओगे तो r+1, r+2, r+3, r+4 होगा। अब देखो कोई कहे कि ये दोनों इक्वल है, तो नहीं इक्वल है, बिल्कुल कांस्टेंट का डिफरेंस है। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, यहां आएगा r+4, यहां आएगा r, तो कितने का डिफरेंस आया, 1/4 का, 1/4 का। चेक करो, इसका एलसीएम लो, तो r+1, r+2, r+3, r+4, यहां आ जाता r+4 माइनस r कैंसिल, तो 4 एक्स्ट्रा आ गया, 4 एक्स्ट्रा आ गया तो वही डिवाइड कर दिया मैंने। थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, आपको लग रहा है ये क्या कर दिया आपने। दोबारा रिपीट कर रहा हूं फर्स्ट लाइन से। एक बार आप लास्ट टर्म को भूल जाओ, रिमूव कर दो, तो लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म था बेटा r+4, लास्ट टर्म था r+4, तो इसको हटा दो, हटा दिया, माइनस फर्स्ट टर्म को हटा दो, क्या था r, इसको हटा दिया, तो ये दो अलग अलग टर्म्स आए। माइनस करके लिखा तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो मैंने रफ कैलकुलेशन किया, मैंने कहा देखिए कितने का डिफरेंस आता है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंस आता है हर एक केस में। तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितने का आया, 4 का, तो 4 से डिवाइड कर दिया, अब तो इक्वल हो जाएगा। अब नीचे वाला ये रफ कैलकुलेशन हटा दो, ये रफ कैलकुलेशन अपने लिए था, साइड से आपको करना होता है। क्लियर? अब देखो 1 रखो, 1 रखो, जैसे आप 1 रखोगे तो 1 रखने पे वैल्यू क्या आएगा, देखो 1/4 ये आ जाएगा 1/1, 2, 3, 4, माइनस 1/2, 3, 4, 5। नेक्स्ट में जाओ T2 में, केवल 2 टर्म लिखने होते हैं, हालांकि एक बार करने के बाद वो आप याद भी रख सकते हो कि किसमें क्या कैंसिल आउट होता है। माइनस 1/3, 4, 5, 6। देखो कौन सा पैटर्न कैंसिलेशन का है, ये कैंसिलेशन का है, तो बचेगा क्या, यहां पे जो लास्ट टर्म होगा ये बचेगा और ये फर्स्ट, तो सम कितना आ गया, सम इक्वल टू 1/4, 1/1,
2 3 4 माइनस लास्ट टर्म, तो 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, डन। ये लॉजिक है आपका, ये लॉजिक है आपका। क्लियर? तो इसका राइट आंसर आ गया आपका, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट। तो ये इसका लॉजिक है। फर्स्ट टर्म एक बार हटाइए, एक बार लास्ट टर्म, और उस दोनों का डिफरेंस लिखिए, फिर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कीजिए। अब कितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी लॉजिक से आप करोगे, ठीक है। डिफरेंस मेथड में वेरिएशन बहुत होता है ना, तो जितने ज्यादा वेरिएशंस पे आप फोकस करोगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट वेरिएशन पे मूव करें। अब देखो, मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दिया हुआ है कि 1 अपॉन राइट, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, फिर 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4, डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। इसको सम निकालना है। ऑप्शंस चलो मैं यहां पे आपको दे देता हूं। मान लो ऑप्शंस गिवन है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, p का वैल्यू n प्लस 1 बाई 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 2, c का वैल्यू n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n माइनस 1, एंड d इज नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा राइट आंसर है? चलो स्टार्ट हो जाओ, फास्ट लिखना शुरू करो। क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्या आएगा इसका राइट आंसर? n इक्वल टू 1 रख के साथ चेक करने की कोशिश करोगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, तो फिर 2 पे जाओ, वो एक ऑप्शन हो सकता था। तो 2 पे रखोगे तो आपको राइट आंसर मिलने के चांसेस हैं। हाँ बेटा, कुछ आया आंसर? चलो फाइन, सी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो टीआर तो लिखना होगा, टीआर तो आपको लिखना होगा, राइट। तो अगर टीआर की बात करें तो यह आता आर अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर आर की पावर 4। देख के बहुत ही क्लियर कट ऑब्वियस सा था। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर्स करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। इस क्वेश्चन को ना कर पाने का एक ही लॉजिक होता है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हमको नहीं आते हैं। हमको लगता है कि इसके कहां फैक्टर्स होंगे, आर स्क्वायर को टी रख दिया, फैक्टर से नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो लॉजिक आप देख सकते हो। अब देखो, इसको लिख सकते हैं 1/2 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब दोनों के रिस्पेक्ट में अगर एसएन की बात करें तो 1 2 3 4 रखना शुरू करो, तो T1 का वैल्यू आ गया 1/2, तो डायरेक्ट लिख दो समेशन ऑफ, यहां से आ गया समेशन ऑफ एसएन इक्वल टू 1 2 3 4 रखना शुरू करोगे तो 1/2, एक पैटर्न दिखाता हूं, 1/1 माइनस 1/3 प्लस ये फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट में जाओगे तो 1/3 माइनस 1 जैसे आप 2 रखोगे तो उस केस में 7 आ जाएगा। तो पैटर्न ऑफ कैंसिलेशन आप देख सकते हो। ये तो फर्स्ट टर्म बचा और बिल्कुल लास्ट टर्म बचा। तो अगर यहां से देखें तो सम का जो वैल्यू आता, हमारे पास जो पेंडिंग टर्म रहता वो आता 1/2 1 माइनस 1 अपॉन बिल्कुल लास्ट टर्म। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक। एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो ऊपर आ गया n प्लस 1, क्योंकि n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आ गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो कौन सा राइट आंसर आया? इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये डिफरेंस मेथड का लॉजिक है, ये है डिफरेंस मेथड, जिसके क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं दिखते हैं और काफी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन कराते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। मान लो
हम आपसे कहें कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू दैट इज 1 अपॉन 3 का क्यूब। इस तरीके से, राइट? तो 5 7 9 11 इस तरीके से ये सीक्वेंस आ रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, है ना? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शंस में भी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड 3 की पावर n। बी ऑप्शन में भी 1 माइनस 1 अपॉन दैट इज 2n माइनस 1 3 की पावर n। सी ऑप्शन इज 1 माइनस 1 अपॉन दैट इज 2n minus 2 that is 2n, right? Only 2n 3 की पावर n and d is none of these। तो बताना है कौन सा राइट आंसर है। एक तो ऑप्शन चेकिंग रहा बेटा, है ना? तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होती है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो फिर बहुत ज्यादा आपको श्योर होना होगा कि 2 3 या 4 टर्म्स तक चेक करें। तो क्या लॉजिक हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, किस तरीके से मूव करें? अब देखो, अगर इसको सॉल्व करना है, एक्चुअल अगर कॉन्सेप्ट पे जाएं कि कैसे करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखो, जिसको आप UN कह सकते हो या TN कह सकते हो। तो वो क्या आ रहा है? 2n प्लस 3 अपॉन में n प्लस 1, और इसके साथ यहां पे आ रहा है 1 अपॉन 3 की पावर n। ये आया। देखो, ऐसे क्वेश्चंस का लॉजिक सिर्फ होता है डिफरेंस मेथड, सिर्फ होता है डिफरेंस मेथड। अब द पॉइंट इज कि क्या वो डिफरेंस मेथड आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हो? जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो अब इसको डिफरेंस मेथड में लिखा जा सकता है, और वो डिफरेंस टर्म आएगा 3/n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पे माइनस लिखना चाहिए डिफरेंस में, ये माइनस आ गया, और इसके साथ टर्म आएगा 1 अपॉन 3 की पावर n। ये टर्म आया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहोगे तो आप कह सकते हो 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर n। अब आपको डाउट हो रहा होगा, सर इतनी जल्दी डायरेक्ट कैसे लिख लिया आपने? तो उसका लॉजिक तो एक तो ये था कि इनसाइड जो टर्म था उसको मैंने पहले ब्रेक किया, है ना, और उस तरीके से मैंने मूव किया। अदरवाइज एक और लॉजिक है, अभी बताता हूं मैं। अगर एनालिटिकली आप स्ट्रांग हो तो कई बार चीजें आसान हो जाती हैं। तो अब अगर आप डायरेक्ट सम की बात करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गया, एंड लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में जाओगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर n। ये राइट आंसर रहा, ये राइट आंसर रहा। लॉजिकली और स्ट्रांग होना चाहते हो तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जो लाइन था आपका TR था वो था 2n प्लस 3 अपॉन में दैट इज n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर n। तो दो पार्ट में ब्रेक करो। पहला पार्ट लिखो कि दैट इज a अपॉन n, और दूसरा पार्ट लिखो b अपॉन n प्लस 1। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b यूजिंग कोफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूजिंग। तो a और b के वैल्यूज आ जाएंगे। ये एक दूसरा लॉजिक रहा। तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा। जब आपको कोई क्लू ना मिले तो आप दो सेपरेट फॉर्म में लेके जाओ, a और b के वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये वेरिएशंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, जहां पे आपको केयरफुली इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, है ना। जहां थोड़ा बहुत आपने मिस्टेक किया वो फिर आपको दिखेगा नहीं। क्लियर? तो ये एक वर्स्ट केस रहता है जब आपके पास क्वेश्चंस इस तरीके से हों, ठीक है। डिफरेंस मेथड के अब ऐसे क्वेश्चंस पे जाते हैं जहां am ग्रेटर देन gm वगैरह इन्वॉल्व होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। इनइक्वालिटी वगैरह के क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि दिए जाते हैं जहां पे abc को पॉजिटिव पहले से दिया रहता है, ये क्लियर रहता है कि abc आर पॉजिटिव। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे
तो सबसे पहले पॉइंट तो ये समझना चाहिए कि एम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम होता है और ये ग्रेटर देन एचएम होता है। अब ये कब अप्लाई होता है? फॉर पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर है तब नहीं होगा। तो इससे एक बहुत छोटी सी चीज, x प्लस 1/x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर लो, सीधे आंसर आ गया। तो ये एक बड़ा कॉमन पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी ने कवर किया है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन की बात तो नहीं होती है वहां पे, इसलिए हालांकि हार्मोनिक मीन के जो क्वेश्चंस आते हैं 1/AP होता है, तो इसलिए वो टाइम टू टाइम फ्रेम करते रहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हार्मोनिक मीन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अगर अरिथमेटिक मीन है तो बाय डिफॉल्ट हार्मोनिक मीन आ गया। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जाते हैं जो थोड़े ऑब्वियस से होते हैं और फर्स्ट राउंड में दिखता नहीं है। क्या मीनिंग है? If 2a plus 3b equal to that is 5, then find maximum value of a square b cube, and options are a, right? 2a plus 3b equal to 5 दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको यह बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा। वो अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। 1/2 स्क्वायर 3 क्यूब, b इज 1/5 इंटू 2 स्क्वायर 3 क्यूब, c इज नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा राइट आंसर है? 2a plus 3b equal to 5. Find the maximum value of a square b cube. A square b cube. सो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का लॉजिक क्या होता है? क्या करो, इसको लिखो ऐसे, a प्लस b प्लस b इक्वल टू 5। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दो, तो a प्लस b अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b क्यूब की पावर 1/5। अब ऊपर देखो तो ये आ जाएगा 5/5 ग्रेटर देन a स्क्वायर b क्यूब की पावर 1/5, तो ये आ गया a स्क्वायर b क्यूब इज लेस देन 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 1। तो राइट आंसर क्या रहा? राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये लॉजिक होता है अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और उसको कैसे यूटिलाइज करना है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एक स्क्वायर बना के उसमें जीपी के फॉर्मेशन की बात कर लें, है ना, तो वो सिंपल सा होता है। हालांकि आपने 9th 10th में भी वैसे क्वेश्चंस किए हैं कि मिड पॉइंट को अगर ऐड करते हुए चले जाएं तो वो जीपी फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम एपीजीपी के कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसके पास वेरिएशंस हैं। तो अभी मैंने इनइक्वालिटी को कवर किया आपके लिए, राइट? ओके, अब देखो डबल या ट्रिपल समेशन कई बार अगर लिया हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक छोटा सा पॉइंट मैं रेज करता हूं, मान लो डबल समेशन की बजाय ट्रिपल समेशन लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, यहां i लिख दिया, यहां j लिख दिया, यहां k लिख दिया। 1 से ये मान लो जा रहा है n तक, राइट? ये भी जा रहा है n तक और ये भी जा रहा है n तक, ठीक है? सारे के सारे n तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि i का वैल्यू 1 रखो, j का वैल्यू 1 रखो, k का वैल्यू 1 रखो, तो इंडिपेंडेंटली सबको सॉल्व कर लो। i इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू n एंड k इक्वल टू 1 टू n। तो क्या आ जाएगा? n
इंटू एन, एन क्यूब आ गया, नथिंग एल्स, राइट। 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिंपली n आएगा, n क्यूब आंसर आएगा, नथिंग एल्स। अगर कुछ कंडीशंस होता है तो अलग बात हो गई, तो ऐसे थोड़े वेरिएशंस और हो सकते हैं, वो प्रैक्टिस से भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैंने डबल समेशन करा रखा है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड लिसनिंग मी, थैंक यू।